Hello guys, डिजाइन ऑफ सिंगली reinforced बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड, इसका सेकंड पार्ट आज का टॉपिक है। फर्स्ट पार्ट मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को तैयार कर चुका हूं। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी कराए गए थे, एक दो न्यूमेरिकल इसमें और हम टेकअप कर रहे हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 4। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम हैविंग 80 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट यूजिंग M20 एंड FE 415 FE 500 FE 500, मतलब यहाँ पर स्टील का ग्रेड इसमें ध्यान दें FE 500 दिया हुआ है। पिछले में क्वेश्चंस में सब में FE 415 दिया हुआ गया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल के डाटाज को प्रभावित करेगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमको ये मोमेंट क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन का वो पहचाने नेचर कि ये क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में मोमेंट MU का मान दिया हुआ है और मूवमेंट के बाद बीम का डिजाइन करना है। तो बीम का डिजाइन करने का मतलब हो गया बीम के सभी डाटा ज्ञात करने हैं, यानी बीम की चौड़ाई ज्ञात करनी है, बीम की गहराई ज्ञात करनी है और एरिया ऑफ स्टील भी ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये टाइप 2 प्रॉब्लम हो गई। टाइप 2 का दूसरा भाग बी। अब इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। वर्किंग मोमेंट, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा जो है कार्यकारी आघूर्ण कहलाता है। जो आघूर्ण दिया हुआ है, जो एक्चुअल ई लोड अप्लाई किए जाते हैं, ये उन पर आधारित होता है। यानी 80 किलो न्यूटन मीटर का वास्तविक आघूर्ण कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर तो इसको हम वर्किंग मोमेंट बोलते हैं, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट हो गया ये। M बराबर 80, ये तो दिया हुआ डाटा है। इसके बाद हम निकालते हैं इसमें डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। तो जब भी हमको लिमिट स्टेट से करने के लिए हमेशा डिजाइन बेंडिंग मोमेंट ही चाहिए होता है, तो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट MU से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये MU बराबर 1.5 गुना होता है M का। तो इसी में 80 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 किलो न्यूटन मीटर, ये इसका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो गया। ये पिछले क्वेश्चन में भी किया है इसी तरीके से। अगले स्टेप में हम इसका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं, यानी XU मैक्स बटे D रेशियो ज्ञात करते हैं। ये रेशियो उस तालिका से देखें, FE 500 ग्रेड के लिए 0.46 होता है, 0.46 होता है। हम फार्मूले से निकालेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टेबल से 500 के लिए वैल्यू ले लेते हैं। FE 415 के लिए यही वैल्यू 0.48 थी और FE 250 के लिए 0.53 होती है। तो ये तीनों वैल्यूज आपको कंठस्थ होनी चाहिए, वो डायरेक्ट ये वैल्यू क्वेश्चंस में ली जा सकती है। इसी तरह से MU लिमिटेड का मान भी टेबल से हम डायरेक्ट ले लेते हैं। FE 500 ग्रेड के लिए जो QU का वैल्यू है वो है 0.133 और FE 415 अगर होता है यहाँ पर तो क्या वैल्यू होती, 0.138 होता है यहाँ पर। तो 500 के लिए ये 0.133 BD² FC की ये तो कॉमन चीज़ है। तो ये MU लिमिटेड की वैल्यू हम टेबल से नोट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमें ज्ञात क्या करना है, B ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और एरिया ऑफ स्टील ज्ञात करना है। ये सब, इन सबको ज्ञात करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखें, इनको ज्ञात करने के लिए जो प्रचलित मेथड है, इस बात को देख लें किन किन मेथड्स का प्रयोग करके ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। पहला मेथड में क्या है, एज्यूम विड्थ B। इसमें B जो है स्वेच्छा से मान लिया जाता है। हमने कल बताया था कि B का मान 250, 300 या 350, 350 mm की रेंज में ही रखा जाता है। इन्हीं में से कोई भी उपयुक्त बीम की चौड़ाई जो है हम चुन लेते हैं, मान लेते हैं, माना बीम की चौड़ाई इतनी है। तो यही इसी चीज़ को कहा गया एज्यूम द विड्थ ऑफ बी, विड्थ बी। बी को हम
इसको एज्यूम कर लें। जब बी हमने मान लिया तो अब अज्ञात केवल रह गया डी हमारा। फिर हम डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, एम यू बराबर एम यू लिमिटेड रख दें। एम यू ये तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, यानी आपने डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो निकाला है ये हो गया, और एम यू लिमिटेड ये आपने यहाँ निकाला है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों को बराबर करें, बराबर करके इस समीकरण प्राप्त होगी और उस समीकरण से डी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। उसमें बी का मान हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी का मान यहाँ रख देंगे। डी नॉन है, एफ सी के दे ही रहता है, तो ये हमारा डी ज्ञात हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये था, और दूसरा मेथड है बी और डी का रेशियो जो है ये कोई सूटेबल हम चुन लेते हैं। इसकी वैल्यू 1/3 से 2/3 के बीच में कोई भी चुनी जा सकती है। हम मोस्टली 1/2 चुन लेते हैं, क्योंकि 1/2 इन दोनों के ठीक बीचों बीच में संख्या आती है। और इस तरह से इसके बाद जब हमने ये रेशियो चुन लिया, तब डी का मान हम इसी इक्वेशन में एम यू इजिकल टू एम यू लिमिटेड से जो हमारी इक्वेशन प्राप्त होगी, बी डी स्क्वायर होगा। इसमें बी का मान इस रेशियो की मदद से रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने बी बराबर बी अपॉन डी बराबर 1/2 लिखा, तो बी बराबर क्या हो गया, d/2। तो बी का मान d/2 हो गया, तो यहाँ बी की जगह पर d/2 हम रख देंगे। तो ये इक्वेशन में केवल एक ही अननोन रह जाएगा डी, और डी का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके डी का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये दूसरा मेथड ये हो गया जिसके द्वारा बी और डी दोनों ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद एक थर्ड मेथड भी है जिसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं मान। जब जो है सुपर इम्पोज लोड दिया हो, यानी सुपर इम्पोज लोड कितना लगा है, और टू फाइंड द सेल्फ वेट ऑफ द बीम, और बीम का अपना वेट ज्ञात करना हो। मूवमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये मूवमेंट जो है आपको खुद निकालना है। वो कैसे निकाला जाता है कि मान लीजिए सुपर इम्पोज लोड दे दिया गया, यानी अध्यारोपित भार दिया हुआ है, तो बीम का सेल्फ वेट और निकाल लीजिए, तो ये टोटल वेट हो गया। इस टोटल वेट का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है वो लगा दीजिए। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा मूवमेंट अप्लाइड हो जाएगा। जो ये मूवमेंट जैसे 80 किलो न्यूटन का यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, वही मूवमेंट जो है हम वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के रूप में कैलकुलेट कर लेंगे। बाद में उसका डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकाल लेंगे, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करके वो एमयू की वैल्यू हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस में हमको बी डी के मान पहले से ही ज्ञात हों तभी हम सेल्फ वेट ज्ञात कर सकते हैं। सेल्फ वेट ज्ञात करने के लिए बी और डी हमको पहले से मालूम होने चाहिए, तभी हम ये उसका अपना भार ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए इफेक्टिव डेप्थ इज डिटरमिन्ड। इफेक्टिव डेप्थ का मान जो है, एक ये अनुच्छेद दिया हुआ है, इसमें मैं आपको बता दूं इस अनुच्छेद में एक्चुअली है क्या। एक रूल है कि सिंपली सपोर्टेड बीम का L/D रेशियो 20 होना चाहिए, कंटिन्यूअस बीम का L/D रेशियो 26 होना चाहिए, और कैंटिलीवर बीम का L/D रेशियो 7 होना चाहिए। तो ये रेशियो कोड में दिए हुए हैं, ये रेशियो ही लेकर के हम इसमें डिजाइन करते हैं। यानी यहाँ से ये रेशियो जो है चुन लिया जाता है, और उसके बाद बी का मान जो है वही 1/3 से 2/3 के पदों में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और बी का मान जब इतना सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से वैल्यू ये ज्ञात हो जाएगी। इसका प्रयोग अभी इस स्थान पर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाना है। इसमें एक चीज़ और देखें कि ये जो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो हमारा उस बीम के लिए है जबकि बीम का स्पान 10 मीटर तक हो, और 10 मीटर से अगर अधिक स्पान है तो उसके लिए हम इन्हीं वैल्यूज़ में 10 स्पान से गुणा कर देंगे, तो ये अनुपात हमको ज्ञात हो जाएगा।
एक्चुअली ये जो अनुपात दिया है वो है डिफ्लेक्शन में सुरक्षित रखने के लिए, बीम डिफ्लेक्शन में सुरक्षित हो उसके आधार पर ये सुरक्षित अनुपात दिए हुए हैं। इसके बाद टेंशन स्टील जो होती है उसके लिए जो है एक मॉडिफिकेशन फैक्टर और लगाना पड़ता है, और मॉडिफिकेशन फैक्टर का मान हम आईएस कोड में दिए गए एक फिगर 4 है, ये आईएस 456 में को आप देखेंगे तो उसमें फिगर 4 जो मिलेगा, फिगर 4, तो फिगर 4 जो है उसमें इस तरह का फिगर बना हुआ है। हम संक्षेप में बता देते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये परसेंटेज ऑफ स्टील एसटी का प्रतिशत में मान दिया हुआ है, और वर्टिकल एक्सिस पर मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू दी है। ये हमारे 3 कर्व, ये कर्व 5 बने रहते हैं, और ये एफएस की डिफरेंट वैल्यूज के आधार पर तैयार किए जाते हैं। एफएस का मान इस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है 0.58 इंटू एफ वाई इंटू AST रिक्वायर्ड बटे AST प्रोवाइडेड। एफएस यहाँ पर क्या है, स्टील में वास्तविक प्रतिबल कितना उत्पन्न हुआ है, तो ये स्टील का वास्तविक प्रतिबल है, और इसकी वैल्यू जो है 0.58 इंटू एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, जो फार्मूले से ज्ञात हुआ है कि एरिया ऑफ स्टील कितना है, और आपने मान लीजिए 3.5 या 3.6 बार्स आ गई होंगी, आपने उसकी जगह 4 छड़ें डाल दी, तो इसका मतलब एरिया आपने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, तो वो एरिया प्रोवाइडेड यहाँ पर लिखा जाएगा, एक्चुअल एरिया आपने डाला कितना है। इस फार्मूले से हमको एफएस की वैल्यू ज्ञात होगी, जो एफएस की वैल्यू ज्ञात हो उसी कर्व को हम एडॉप्ट करेंगे, और उस कर्व में जो तनन इस्पात का जो प्रतिशत है, अब ये प्रतिशत सवाल आता है कि प्रतिशत पहले से कहाँ से दिया जाएगा, ये तो सब बाद में ज्ञात होगा, तो ये प्रतिशत भी एज्यूम कर लिया जाता है अंडर इन्फोर्स्ड बीम के लिए। तो अंडर इन्फोर्स्ड बीम के लिए अप्रोक्सीमेट परसेंटेज जो है 0.4 के लगभग एज्यूम कर लिया जाता है। तो ये इसके आसपास एज्यूम करके फिर उसी कर्व पर हम लाइन ड्रा करते हैं, और यहाँ से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर जो आता है उसका फिर से हम इसी वैल्यू में और गुणा कर देते हैं। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है ये हमारा यहाँ पर 1.5 की रेंज में आता है, 1.6 है, 1.5, 1.4, यानी इस तरह से कोई वैल्यू आती है। तो इन वैल्यूज में जब हम गुणा करेंगे तो ये 20 की जगह 30 हो जाएगा। यानी ये आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत ये तीनों मेथड लिखने नहीं हैं, ये हमने डिटेल के लिए बता दिया कि ये 3 मेथड्स हैं जिनके आधार पर हम बी और डी के मान ज्ञात करते हैं। इन सब में सबसे पहला मेथड जो है मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि इसमें बी स्वेच्छा से मान लिया जाता है और डी को है इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी सिंपल है। दूसरा फार्मूला भी अप्रोक्सीमेटली सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं है, इसमें अनुपात मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड लेकर के आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हियर मेथड सेकेंड इज मेथड 2। सेकेंड मेथड जो है ये हमने अडॉप्ट किया है। इसके अनुसार b ओवर d बराबर 1/2 ले लिया। इसको हम b बराबर d/2 लिख सकते हैं। अब हमने mu बराबर mu लिमिटेड रखा, mu का मान ऊपर दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर लिया। mu लिमिटेड की वैल्यू 0.133 BD² इंटू FCK है। b का मान हमने d/2 रख लिया, d² को यही लिखा रहने दिया, FCK का मान 20 रख लिया। तो ये d² और ये d³ बन गया। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया कैलकुलेटर से, और सॉल्व करने के बाद d बराबर 448 मिलीमीटर आ गया। जब d बराबर इतना आ गया तो b बराबर कितना है, d/2 है। तो यहाँ से 448/2 कितना हो गया, 224 हो गया, 224 mm। तो इस तरह से ये चौड़ाई भी ज्ञात हो गई और गहराई भी ज्ञात हो गई। अब जब गहराई ज्ञात हो गई, ये इफेक्टिव डेप्थ है, तो टोटल डेप्थ कितनी निकल के आएगी। टोटल डेप्थ का मतलब अब यहाँ जरा देखिए, ये 48 mm है, 448 है। इसमें अगर हम 42 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 490 राउंड फिगर में। वैसे 40 mm का हम कवर मान सकते थे, तो अगर हम 40 mm का कवर के स्थान पर 42 का मान लें तो ये फिगर राउंड फिगर में हो जाएगी, वरना हमारा 2 मिलीमीटर कम रहता 488, तो उसको भी हम राउंड करके तब वहाँ बाद में बढ़ाते हैं।
तो इस तरह से 40 की जगह पर 42 का कवर मानते हुए इफेक्टिव कवर हम टोटल डेप्थ जो है 490 मिलीमीटर यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारी टोटल डेप्थ हो गई। इसके बाद डी बराबर वही 448 मिलीमीटर पीछे दिया गया है। सेक्शन विल बी बैलेंस्ड। अब डी जैसा कि फार्मूले से निकल के आया था उतना ही हमने गहराई चुन ली, तो खंड कैसा हुआ, बैलेंस सेक्शन हुआ, क्योंकि हमने गहराई उतनी ही रखी है जितनी की रिक्वायर्ड है। तो एएसटी का मान कैसे ज्ञात होगा, एमयू बराबर 0.87 एफ बाई एएसटी ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, यानी एक्सयू की जगह पर एक्सयू मैक्स रख देंगे क्योंकि बैलेंस सेक्शन है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में अब एमयू पहले से दे रखा है, केवल एएसटी अननोन है, एफ वाई 500 है ही, एफ वाई का मान 500 है, डी का मान 448 है, एक्सयू मैक्स का मान अभी ऊपर निकाल लिया है 0.46 इंटू 448, 0.46 रेशियो था एक्सयू मैक्स बटे डी का, तो डी का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से एएसटी हमारा यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद मिनिमम स्टील हम ज्ञात कर लेंगे आइस कोड के द्वारा। ये मिनिमम स्टील का एक फार्मूला है 0.85 बी डी बटे एफ वाई। बी डी ये सब दोनों मालूम है, 224 448 और ये एफ वाई 500, ये आ गया 171। यहाँ हमको ये चेक करना होगा कि जो हमारा एरिया निकल के आया था फार्मूले के द्वारा वो कहीं मिनिमम स्टील से कम तो नहीं है, बस केवल यही बात ध्यान रखनी होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ये स्टील इससे मिनिमम से ज़्यादा है, इसलिए हम यही 763 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया स्टील का प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम 16 मिलीमीटर व्यास की छड़ें मान लें कि यहाँ पर इसमें डाली गई हैं, तो 16 मिलीमीटर व्यास की छड़ें मानते हुए नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। टोटल एरिया वही 763 बटे एक छड़ का क्षेत्रफल 201, 16 मिलीमीटर व्यास की छड़ का एरिया जो है 201 होता है, भाग लगाया 3.8 आ गया। इसको हमने राउंड में 4 नंबर, क्योंकि छड़ें जो है 3.8 नहीं ली जा सकती, इसलिए 4 छड़ें प्रयोग की जाएंगी। तो ठीक इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। बाकी इसमें वही था कि बी और डी के मान हम किस तरीके से ज्ञात करें, हम उनमें से पहला, दूसरा या तीसरा कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। इसके बाद एक प्रासधरण है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर का एक क्वेश्चन है, सिंपल है ज़्यादा। द प्रोजेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज 2.5 मीटर एंड सुपर इम्पोज लोड on it is 14 kN per meter. Design the cantilever beam using M20 concrete and Fe 415 steel. Width of support is 300 mm. सपोर्ट आलम की चौड़ाई जो है ये 300 मिलीमीटर दी हुई है। जो डाटा दिए हैं वो हमने यहाँ सिंबल में लिख लिए। क्लियर स्पान यानी ये होता है कॉलम के फेस से बाहर को निकला हुआ प्रोजेक्शन, 2.5 मीटर क्वेश्चन में दिया है। इसके ऊपर जो लोड दिया है सुपर इम्पोज लोड वो 14 किलोन्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है, ये W हो गया। और बी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ये 300 मिलीमीटर है, सपोर्ट की चौड़ाई। इसके बाद फॉर सेफ्टी इन डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन में सुरक्षा के लिए कैंटिलीवर बीम के केस में अभी मैंने फार्मूला दिखाया था कि कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन में सेफ्टी के लिए कैंटिलीवर के लिए ये अनुपात कितना होता है, L/D ये होता है 7। तो यहां से इसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए तो डेप्थ बराबर D बराबर L/7 हो गया। डेप्थ बराबर क्या हो गया, L/7। यहाँ एक बात हम संख्या, और ये L की वैल्यू यहाँ पर 2.5 मीटर यानी इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 2500 मिलीमीटर हो गया बटे 7 यानी 375 मिलीमीटर आ गया। यहाँ हमने L, ये स्मॉल l यूज किया है और इसको जो है ये इफेक्टिव स्पान होता है। फार्मूले में भी इफेक्टिव स्पान ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हमको इफेक्टिव स्पान अभी ज्ञात नहीं है। इफेक्टिव स्पान L+D/2 होता है। ये इसमें यहाँ तक दूरी ली जाएगी तब ये ज्ञात होगा।
और वो इफेक्टिव स्पान जो है अभी हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम उसके स्थान पर चूंकि गहराई का मान एक अप्रोक्सीमेशन करना होता है, लगभग मान निकालना होता है, एक्यूरेट अभी नहीं ज्ञात होते। तो शुरू में एक अनुमान लगाने के लिए हम शुद्ध पार्ट, प्रभावी पार्ट की जगह पर यानी इफेक्टिव स्पान की जगह पर क्लियर स्पान यूज कर सकते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर क्लियर स्पान की वैल्यू रख करके ये डेप्थ निकाल लेगी। अब ये गहराई कितनी होती है? मिनिमम गहराई होती है, यानी गहराई ये हमारी मिनिमम है। इससे ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते। इससे कम रखने पर तुरंत ये बीम जो है डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल बाउंड्री पर हम इसका मानना चुन करके कुछ बढ़ा लेते हैं। तो हमने गहराई जो है 380 मिलीमीटर चुन ली, 380 मिलीमीटर चुन ली गहराई। ये गहराई यहाँ पर चुनी हमने 380 में। आप टोटल डेप्थ इसकी कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल डेप्थ इसमें क्या है? इफेक्टिव डेप्थ में कवर जोड़ दीजिए, इसमें कवर जोड़ दीजिए। ये 40 मिलीमीटर का कवर आपने जोड़ दिया, तो ये 420 मिलीमीटर की ये टोटल डेप्थ हो गई। तो ये कैंटिलीवर की डेप्थ जहाँ पर ये सिरा फिक्स है वहाँ पर 420 मिलीमीटर आ गई। लेट द डेप्थ एट द फ्री एंड, और फ्री एंड पर इसकी जो डेप्थ है वो हमने 200 मिलीमीटर मान ली। आपने बेंडिंग मोमेंट का, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम पढ़े होंगे। कैंटिलीवर में जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वो फिक्स एंड पर होता है और यहाँ सिरे पर जाकर के जीरो हो जाता है। तो थ्योरेटिकली तो हमको यहाँ पर मोटर गहराई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, परंतु सरिया डालना है, कवर रखना है, ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है, इसलिए मिनिमम 200 मिलीमीटर की गहराई हम यहाँ पर चुन लेते हैं। तो इस तरह से 200 मिलीमीटर की गहराई ये स्वेच्छा से चुन ली। यहाँ पर जितनी बेंडिंग मोमेंट के लिए आवश्यक है वो गहराई मान ली। तो ये हमने टेपर्ड कैंटिलीवर यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है। हम चाहे तो बराबर समान मोटाई का कैंटिलीवर भी ले सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होता। चलिए पहले मैं इसी को आगे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसके बाद इसमें आता है इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान का जो फार्मूला कैंटिलीवर बीम के लिए होता है वो L प्लस D/2 होता है। D जहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है, तो इसमें L का मान 2500 है ये वैल्यू मिलीमीटर में, और D इफेक्टिव डेप्थ 380 आपने मानी है। इफेक्टिव डेप्थ D 380, तो 380/2 ये हमारा आ गया 2690 मिलीमीटर, यानी 2.69 मीटर। ये हमारा इफेक्टिव स्पान यहाँ पर ज्ञात हुआ। जब इफेक्टिव स्पान हमने निकाल लिया, लेट द विड्थ ऑफ बीम B इज 250। अब हम इसमें वही B का मान जो है अपनी स्वेच्छा से मान लेते हैं। बीम का जो चौड़ाई है B, उसका मान स्वेच्छा से चुन लेते हैं, यानी लेट विड्थ ऑफ बीम B इज 250 मिलीमीटर। इसके बाद लोड्स की गणना करते हैं। सुपर इम्पोर्ट लोड W ये 14 किलो न्यूटन पर मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्फ वेट ऑफ बीम कितना है? यहाँ पर चूंकि ये समलंबाकार है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में हमारी कैंटिलीवर है, इसलिए इसका टोटल वेट हम एक साथ निकालते हैं। जब टोटल वेट निकालेंगे तो पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए और वॉल्यूम में कंक्रीट की जो डेंसिटी है उसका गुणा कर दीजिए। तो इसका जरा वॉल्यूम निकाल के देखिए। ये भुजा 420 है, ये 200 है, तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम का यानी इन दोनों भुजाओं का औसत कितना हुआ? 420 प्लस 200/2, यानी इसको तुरंत मीटर में ही कन्वर्ट करते चलिए साथ में। तो 420 का मीटर में हो गया 0.42 प्लस इसका हो गया 0.2/2 गुणे बीच की दूरी 2.5 मीटर गुणे बीम की चौड़ाई, ये तो एरिया निकला यहाँ तक, और ये चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो ये वॉल्यूम हो गया 0.25, क्योंकि 250 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई आपने मान ली है। यहाँ देखिए 250 मिलीमीटर चौड़ाई मान ली है, इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो अब ये हमारा मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो गया। इसमें 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है कंक्रीट की, इसका गुणा कर दिया 4.84 किलो न्यूटन, ये टोटल वेट आ गया। इसके बाद अब इसका हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्ञात करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ये ट्रेपेजॉइडल के लिए जो फार्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ये भुजा प्लस अपोजिट भुजा का दुगना बटे दोनों भुजाओं का जोड़
गुणा बीच की दूरी का 1/3। यहाँ फार्मूला देखिए, यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो ये भुजा एक बार रखिए 0.42 प्लस इसके अपोजिट वाली भुजा का 2 गुना कर दिए, 2 गुणे 0.2 बटे फिर दोनों का नीचे दोनों का जोड़ सिंपली a+2b बटे a+b होता है। तो a+b यानी ये हो गया 0.42 प्लस 0.2 इंटू बीच की दूरी कितनी है 2.5 मीटर, इसका 1/3 होता है, तो 2.5/3 ये हमारा x बार का फार्मूला है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x बार हो गई। तो ये w यहाँ पर कार्य करेगा। x बार इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 1.1 मीटर आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, इसके बाद हम फिक्स्ड एंड पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट ये यूडीएल जो दिया है इसका WL²/2, ये फार्मूला स्टैंडर्ड कैंटिलीवर के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला ये याद होना चाहिए, WL²/2 होता है। और प्लस इसका जो सेल्फ वेट है, इसका भार टोटल वेट W इंटू एक्स बार, तो W इंटू एक्स बार सीधे गुणा कर दिया। अब हमने ये भी अलग से निकाल लिया है, ये भी अलग से निकाल लिया है, W क्वेश्चन में दिया हुआ है, L भी निकाल लिया है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू निकाल ली। m बराबर 55.98 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया। बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, जब ये बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड निकल के आ गया, अब हम यहाँ पर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। 1.5 से गुणा कर लेंगे, तो 1.5 से जब इसमें गुणा कर लेंगे तो ये डिजाइन बेंडिंग मोमेंट mu हो गया। 1.5 से गुणा किया तो 83.97 किलो न्यूटन मीटर हो गया। अब इसके बाद फिर वही हमारे स्टेप आते हैं। XU मैक्स बटे D का मान लिख लीजिए। यहाँ पर Fe 415 ग्रेड की स्टील प्रयोग की गई है, इसलिए इसका मान 0.48 होगा। mu लिमिटेड का मान भी डायरेक्ट लिख लीजिए, 0.138 BD² FCK है। यहाँ पर भी 138 लिया गया है क्योंकि Fe 415 ग्रेड की स्टील प्रयोग हुई है। तो इन दोनों के मान हमने डायरेक्ट ये नोट कर लिए। इसके बाद रिक्वायर्ड डेप्थ, अब आवश्यक गहराई कैसे निकालते हैं। mu बराबर mu लिमिटेड रख करके, तो mu का मान ये यहाँ हमने निकाला ही हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। और mu लिमिटेड का मान ये वाला है 0.138 इंटू B 250 और D याद करना है और FCK 20। बस इसमें D अननोन है केवल, यहाँ से D को वैल्यू हमने सॉल्व की, ये 348.8 मिलीमीटर निकल के आई। हमने जो शुरू में मान के चली है गहराई, प्रभावी गहराई कितनी मानी थी 380 मिलीमीटर। यहाँ जो एक्चुअल रिक्वायर्ड डेप्थ है वो 348 है, इससे काफ़ी कम है। हमारी मानी हुई गहराई सेफ है, यानी ज़्यादा है, इसलिए जो ये बीम है अंडर इन्फोर्स बीम की तरह से बिहेव करेगी। डेप्थ एट फिक्स्ड एंड में भी टेकन। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, ये 448 यानी 50 के करीब है, और ये 350 के करीब है, और ये 380 है। तो यहाँ पर हम टोटल डेप्थ हमने कितनी बीम की ली थी, यहाँ पर 420। हम चाहें तो इसी को ही बनाए रखते हैं, यानी 420 ही इसकी गहराई रखें टोटल डेप्थ। हम चाहें तो थोड़ा घटा भी सकते हैं, तो यहाँ हमने घटा करके प्रयास किया है। देखिए, डेप्थ एट फिक्स्ड एंड में भी टेकन 400 मिलीमीटर, इसको हम 400 मिलीमीटर ले सकते हैं। एज्यूमिंग, इसके बाद एज्यूमिंग 16 mm डाया मेन बार, हम ये मान के शुरू से ही मान लें कि माना कि हम मेन बार 16 मिलीमीटर की डालेंगे और 8 मिलीमीटर डाया का स्टिरप्स डालेंगे, छल्ले जो रिंग बांधी जाती है। अब लेवल इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालेंगे, 400 में से क्या डालेंगे, इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर में क्या होता है, ये नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ स्टिरप प्लस हाफ डाया ऑफ मेन बार। इन स्टेप देखिए क्या क्या घटाना है, नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ स्टिरप प्लस हाफ डाया ऑफ मेन बार, इन दोनों को जोड़ करके ये हमारी इफेक्टिव कवर हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो ये इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगी 259 मिलीमीटर। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी अवेलेबल कितनी है, 259 मिलीमीटर है, और जबकि हमारी रिक्वायर्ड केवल 359 और ये है 348.8 मिलीमीटर ही रिक्वायर्ड है।
तो फिर सेफ है। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील AST, इसके बाद कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील पिछला फार्मूला है MU बराबर 0.87 F/ASTD 1 माइनस FY बटे FCK AST बटे BD। बस इस फार्मूले में देखिए FY FCK BD ये सब ज्ञात कर चुके हैं हम, D भी ज्ञात कर चुके हैं, FY भी ज्ञात है, MU का मान भी दिया हुआ है। तो केवल अननोन क्या है? AST। ये बाकी सारे वैल्यू रखी, AST केवल अननोन छोड़ दिया। AST में यहाँ पर बाइनोमियल इक्वेशन बनेगी, यानी द्विघात समीकरण बनेगी, जैसा कि पीछे एक क्वेश्चन में किया जा चुका है। उसी तरीके से यहाँ पर ये द्विघात समीकरण एक ये प्राप्त होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बताया था कि प्लस चिन्ह नहीं लिया जाता, केवल माइनस चिन्ह ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर अंडर रूट के पहले वाला। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट B² माइनस 4AC/2A। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं जब AST, तो AST हमारा 793.6 mm² आ गया। जब हमने ये एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया तो मिनिमम स्टील IS कोड के द्वारा जो फार्मूला होता है वो उसको निकाल के देखा, वो 183 आई। केवल हमारा जो स्टील रिक्वायर्ड है वो मिनिमम से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम यही स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो स्टील कितनी डाली जाएगी? इतनी। अब इतने स्टील के लिए नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए? 16 मिलीमीटर छड़ की हम मेन बायर्स प्रयोग करेंगे, तो उनके लिए नंबर ऑफ बार्स क्या हो गया? AST टोटल एरिया बटे एक छड़ का क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ स्टील बटे एक छड़ का एरिया। तो ये हो गया 793.6/201। ये 3.9 आ गया, इसको से 4 नंबर हमने ले लिया, यानी 4 छड़ें डालनी होगी। ये तो तुम्हारा डिजाइन हो गया जैसा कि अब तक पूरा किया जाता है। अब इसमें एक नई चीज़ और देख लें, यहाँ पर कैंटिलीवर में यहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, आगे जाकर के बेंडिंग मोमेंट शून्य हो जाता है। तो यहाँ जब बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है तो हमको छड़ों की आवश्यकता केवल इस स्थान पर है, न कि यहाँ पर। हाँ, तो ये हमारा जो है मेन बार्स यहाँ पर आवश्यक हैं। 4 छड़ें यहाँ होनी चाहिए, आगे जाकर के इन छड़ों को कम किया जा सकता, उसको कहते हैं कर्टेलमेंट ऑफ बार्स। कर्टेलमेंट ऑफ बार्स एज पर SP 34। ये क्या होता है? SP एक्चुअली ये IS कोड तो एक अलग होता ही है, उसके साथ कुछ उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने IS कोड तैयार किया है, एक सहायक किताब है, हेल्पिंग बुक के रूप में स्पेशल पब्लिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल पब्लिकेशन। तो ये फेमस SP के नाम से ही है, SP 34। अलग अलग नंबर होते हैं और हर एक में अलग अलग टॉपिक पर डिटेल में इस जो IS कोड के रूल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके बताया जाता है। तो इसमें एक रूल है कि 50% बार्स कैन बी कर्टेल एट L/2 और LD। आधी छड़ें यहाँ कम की जा सकती हैं, कहाँ से? स्पान का आधा यानी L/2 अथवा LD डेवलपमेंट लेंथ, इन में से जो अधिक हो उतनी दूरी से आधी छड़ें कम की जा सकती हैं। बस L/2 की वैल्यू निकाल लीजिए। L हमने निकाला था 2.69/2, ये 1.345 या 1345 मिलीमीटर, ये निकल के आ गया। LD का मान अभी हमने नहीं डिस्कस किया है, ये जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे शियर और बॉन्ड का तो वहाँ पर होगा। आप लोग तो पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ लें। फिलहाल यहाँ पर LD का मान FE, यहाँ पर देखिए 0.87 FY, इसका फार्मूला होता है 0.87 FY × 5/4 tau BD। ये हमने वैल्यू रख ली। FY का मान 415, फाई का मान दिखा रहने दिया, 4 × tau BD ये बॉन्ड स्ट्रेस होती है, ये 12 होती है और इसको 60% बढ़ा लिया जाता है इन छड़ों के लिए, हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए, HYST स्टील के लिए। तो ये 1.6 से यहाँ गुणा कर दिया गया है tau BD में, तो ये वैल्यू हमको tau BD की प्रयोग करेंगे। इसको सॉल्व किया तो ये 47 डाया आया। 47 डाया छड़ का कितना है? 16 mm हमने ले रखा है, तो 16 से 47 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 752 mm डिस्टेंस आ जाएगी। अब इतनी दूरी या इतनी दूरी, इन दोनों में अधिक कौन सा है? ये अधिक है, इसलिए कॉलम के
आउटर फेस से 1345 यानी इतनी दूरी पर, जैसे यहाँ से 4 छड़ें डाली गई थी तो 2 छड़ें यहीं पर काट देंगे, आगे 2 छड़ें जाएंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 bars ऑफ 16 mm डाया मेन, और यहाँ पर लिखा जाएगा 4 bars ऑफ 16 mm डाया मेन। बाकी नीचे 2 हमारी एंकर बार होती हैं, ये अलग से डाले जाते हैं। ये तो मान लिया जाता है 10 mm की 2 छड़ें एंकर बार डाल दी, और ये इसमें स्टेरप्स प्रोवाइड कर दिए। स्टेरप्स के बारे में हम आपको बता दें, जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट न लिखा गया हो कि शियर में चेक करें या शियर फोर्स के लिए शियर स्ट्रेंथ में जांच करें, तब तक आप कर्तन का जांच नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जब तक क्वेश्चन में बॉन्ड में जांच के लिए स्पष्ट न लिखा गया हो, अभिलाग में जांच के लिए न लिखा गया हो, तब तक आप उसको न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। और जब क्वेश्चन में कुछ भी न दिया गया हो तो इसका मतलब है कि आप उसमें केवल एरिया ऑफ स्टील में जो है उसको निकालें, उसका साइज ज्ञात करें, उसकी जांच अपरूपण में और बॉन्ड में जब पूछे जाने पर ही करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।